हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन पेपर, जिसमें आप देख रहे थे 2024 का क्वेश्चन पेपर। अभी तक हमने इस क्वेश्चन पेपर में जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन था वो स्टार्ट कर लिया है, जिसमें हम एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। एमसीक्यूज में आपने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं, कुछ रह जाते हैं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, मैं मान के चल रही हूँ आपने होमवर्क को कंप्लीट किया होगा। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके पास आए हैं, जिसमें आपको कहा गया था फ्लैरियसिस जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, वाउचेरिया के कारण होता है। एंटीबायोटिक्स का जो निर्माण होता है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, ठीक है। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ व्हाट ऑन अ कमर्शियल स्केल, किसके व्यापारिक किसके निर्माण के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जीवाणु का उपयोग करते हैं। आपने कहा इंसुलिन के लिए, ठीक है। सेकेंड जो आपके पास आया है वो है गोल्डन राइस में प्रचुरता होती है किसकी, हमने कहा विटामिन ए की। नेक्स्ट हमने यहाँ पे सॉल्व किया था ए संकर संकरण में जीनोटाइप अनुपात क्या होगा। जीनोटाइप की बात हो रही तो 1:2:1 होगा। अगर फिनोटाइपिक रेशियो की बात आती तो हम कहते हैं 3:1 होगा। इसी के साथ अगर हम बात करें इस रेशियो की, तो ये जो रेशियो आपका आता है ये आता है डाईहाइब्रिड क्रॉस का। जब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ेंगे तब आप देखेंगे इस रेशियो को, जिसमें आप देखते हैं 9:3:3:1 आपके पास क्या आता है, रेशियो आएगा। अब आपको करना क्या है, मैंने आपको कल भी कहा था कि ये जो चैप्टर है आपका, जो आपका जेनेटिक का जो चैप्टर है, वहां से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं मेंडल्स के लॉ से। 3 मेंडल्स के लॉ है, बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको क्या करना है सिर्फ जो मेन पारिभाषिक शब्द होते हैं उन्हें आपको समझने हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ वर्ड्स की बात की थी, जिसमें आपने कहा था होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, जीन, एलील, क्रोमोसोम, डीएनए, कैरेक्टर, ट्रेट, ये सारे जो हमने वर्ड्स डिस्कस किए थे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ये शब्दों को समझते हैं तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर रहे थे अगुणित द्विगुणिता लिंग निर्धारण सिस्टम किसमें पाया जाता है। हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम फाउंड इन, आपके पास ऑप्शन है बर्ड्स में, हनी बी में, ह्यूमन यानी कि मनुष्यों में, स्नेल में यानी कि घोंघा में। इसका जो आंसर आपके पास आएगा हम कहते हैं हनी बी में, ठीक है। नेक्स्ट ये सारे जो क्वेश्चन है आपको होमवर्क के लिए दिए गए थे, ठीक है। आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है, व्हेन वाज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी गिवन इन लीगल अप्रूवल, यानी कि चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति कब प्रदान की गई थी। ऑप्शन है 1971 में, 1977 में, 2017 में या 2020 में। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर आएगा 1971 में। अब देखिए हमें करना क्या है, जैसे कि अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन को देखते हैं तो आपके पास हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसकी डेफिनेशन देखनी क्या होता है हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन। इससे भी पहले आपको सिर्फ इतना देखना है कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, लिंग का निर्धारण क्या होता है, ठीक है। आपको देखना है कि लिंग का निर्धारण क्या होता है। उसके बाद आप देखेंगे हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, किसमें पाया जाता है, हमने कहा हनी बी में पाया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम देखेंगे। इसी के साथ हमने कहा कि यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिली है, जिसमें आपने बात की है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में, ये सारी चीजें आप यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में 1 महीने की सगर्भता के बाद भ्रूण में निर्मित होता है क्या, किसका निर्माण होगा, आपने कहा इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो फॉर्म्स। जब यहाँ पर प्रेगनेंसी हो गई है, आपने कहा फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से पहले भी हम बात कर रहे हैं किसकी, ह्यूमन बींग की। अब जब फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हुआ, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ तो उससे भी पहले आप अलग अलग पार्ट्स पढ़ते हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में आप क्या करते हैं, अलग अलग यहाँ पर पार्ट्स को पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, चलिए इस क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे। हम बात कर रहे हैं एमसीक्यूज की। अभी हमने कहा कि यहाँ पर हमने कहा जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 पार्ट में होता है। कौन कौन से, आपने कहा एक तो होता है प्री फर्टिलाइजेशन, एक होता है फर्टिलाइजेशन, और एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन।
अब आपके पास जो क्वेश्चन आया है वो आया है पोस्ट फर्टिलाइजेशन से, जिसमें आपसे कहा गया है कि क्या होता है यहाँ पर जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में जो फर्स्ट मंथ की प्रेगनेंसी होती है उसमें किस चीज का डेवलपमेंट होता है, किस ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा। प्री फर्टिलाइजेशन में जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम पढ़ेंगे, इसके साथ हम गैमीट फॉर्मेशन पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के गैमीट फॉर्मेशन को आप देखते हैं। फर्टिलाइजेशन में आप फ्यूजन को पढ़ेंगे, यानी कि मेल और गैमीट का फ्यूजन होगा, और आपने कहा यहाँ पर होगा जाइगोट का फॉर्मेशन। ठीक है, अब जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल है जो कि क्या है, डिप्लॉयड है। सिंगल सेल होगी, डिप्लॉयड होगी। उसके बाद आपने कहा पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज में आप देखते हैं कि क्या होगा, जब जाइगोट बना तो जाइगोट में किस प्रकार से चेंजेस आए हैं। जाइगोट में कैसे जो सिंगल सेल है वो मल्टी सेल वहां पर बनाती है, बहुत सारी सेल्स का वहां पे फॉर्मेशन होगा। उन सेल से टिश्यू, टिश्यू से आपके ऑर्गन, ऑर्गन से आपके ऑर्गन सिस्टम डेवलप होंगे, और इस प्रकार से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन आपका होता है। तो आपको इसी प्रकार से जैसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, आप क्या करेंगे, टॉपिक को समझते हुए चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 जो आपका है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने एमसीक्यूज को क्या किया है, डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से यहाँ पे स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका आता है वो 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आया है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे ध्यान से पढ़िए। आपसे कहा गया है एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की स्थिति को आप क्या कहते हैं। अब बीज की बात हो रही है तो क्वेश्चन कहाँ से आया होगा, यहाँ पर हमने कहा व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड कॉल्ड। आपने कहा यहाँ पर बीज की बात भी हुई है, यहाँ पर भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो की बात भी हुई है। आपने कहा बीज कहाँ पे पाया जाएगा, बीज से आप समझ सकते हैं ये बात कर रहे हैं हम प्लांट की, और भ्रूण से आप समझ सकते हैं हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन के किस पार्ट की, आपने कहा पोस्ट फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आपके पास जो क्वेश्चन आया है वो क्या आया है, प्लांट रिप्रोडक्शन से। आपके पास जो चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहां से आपके पास क्वेश्चन आया है। पूछा यह है कि क्या होगा जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण होते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं बीज कैसे बना है। बीज जो हमने यहाँ पे देखा है वो कैसे बनता है, सेम चीज होगी। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो मेल गैमीट हैं वो एग सेल से क्या होंगे, फ्यूज हो जाते हैं। तो किस प्रकार से हम बनाते हैं, आपने कहा ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल हमने बनाया था। ओव्यूल के साथ आपने यहाँ पर क्या बनाए थे, 3 सेल यहाँ पे थी, 2 पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पर थे, और 3 सेल आपकी यहाँ पर आती है। ये है एग सेल, ये है सिनर्जिड, ये है पोलर न्यूक्लियाई, और ये आपके पास आती है एंटीपोडल सेल। ठीक है, अब होगा क्या, आपने कहा जो एग सेल है, एग सेल के साथ क्या फ्यूज यहाँ पर होता है, मेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि 2 एग सेल हमारे पास आते हैं। आप जानते हैं ये क्या है, पोलन ट्यूब है। पोलन ट्यूब में कितने मेल गैमेट थे, आपने कहा 2 मेल गैमेट थे। एक मेल गैमेट यहाँ फ्यूज हो गया है, ये तो यहाँ फ्यूज हुआ, ये जो मेल गैमेट है ये यहाँ फ्यूज हो जाता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। अब आपके पास चेंजेस क्या है, अब ये जो एग सेल है ये किस में कन्वर्ट हो गई है, आपने कहा यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है। क्या बोला आपने, यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है। ये जाइगोट डेवलप होगा किस में, एम्ब्रियो में। ठीक है, यहाँ पर आपने कहा ये बन गया है किसमें, ये किसमें डेवलप होगा, एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म क्या करेगा, यहाँ पर इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा, पोषण प्रदान करता है। ठीक है, आपने कहा ये एम्ब्रियो में होगा। इसके अलावा ओव्यूल के बाहर आपके क्या क्या चीजें आती हैं, आपने कहा ओवरी होगी। ओव्यूल के बाहर क्या क्या होता है, ओवरी होती है, जिसमें आपने कहा इंटेग्यूमेंट होते हैं। ठीक है, न्यूसेलस, सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। तो आपने कहा कि इसके बाहर जो ओवरी वाला पोर्शन होता है, इसके बाहर जो ओवरी वाला पोर्शन है, किसके बाहर, क्योंकि हमने क्या बोला था, ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल होगा, ओव्यूल के अंदर क्या होगा,
फीमेल गैमेट होगी, ठीक है। तो आपने कहा कि जो ओव्यूल है आपका वो पूरा आपका क्या है, एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा और इसके अंदर भ्रूण कोश भी होगा जिसे आप क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। अब ये जो बाहर आपको ओवरी दिखाई दे रही है ये किस में डेवलप होगी, आपने कहा ये तो होगी फ्रूट में। ये जो एम्ब्रियो है ये किस में डेवलप होगा, सीड में। इस सीड में, ये जो सीड होगा, सीड के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो होगा। इस सीड के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो होगा, ठीक है। हमने कहा ये जो एम्ब्रियो है बाद में आगे चल के क्या कहलाता है, सीड कहलाता है। सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है। तो आपने कहा कि एक बीज में एक से अधिक एम्ब्रियो अगर होते हैं तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा एम्ब्रियो, क्योंकि यहाँ पर एक एग सेल थी, क्योंकि एक एग सेल थी और एक एग सेल से आपने क्या कहा, यहाँ पर एक ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है यहाँ पर, आपने कहा एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि यहाँ पर बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे होता है, हमने कहा था बाहर क्या होती है, न्यू सेल्स पड़ा होता है, ठीक है। न्यू सेल्स में आपने कहा बहुत सारी सेल्स होती है। न्यू सेल्स में से एक ऐसी सेल्स होती है जिसे आप मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, जिससे एग सेल का फॉर्मेशन हुआ है। तो होता क्या है कि जो न्यू सेल्स यहाँ पर होता है, यहाँ पर जो न्यू सेल्स होता है, न्यू सेल्स की कुछ जो सेल्स होती हैं वो यहाँ पर ओव्यूल के अंदर जाके इस प्रकार से क्या करती हैं, ग्रुप बनाने लगती है और ये क्या करती है, यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, क्वेश्चन आपके पास ये आया था, लेकिन आपको क्या करना है, पूरी चीजों को समझना है। आपने कहा न्यू सेल्स की जो सेल्स होती हैं वो ओव्यूल के अंदर आएंगे, ओव्यूल के अंदर आएंगे तो वहां पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेती हैं। इस स्थिति को आप क्या कहते हैं, जब एक बीज में एक से ज्यादा एम्ब्रियो होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियो कहते हैं। पॉली एम्ब्रियो कंडीशन कहते हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, यानी कि जब क्या होता है, बहुत सारे भ्रूण आपके पास आते हैं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन कहते हैं, ठीक है। अब पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन जो होती है वो आपके कहाँ किस में पाई जाती है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, हमने कहा सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट को आपने देखा होगा, आप देखते हैं एक ही फ्रूट के अंदर आपको बहुत सारे बीज दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो कंडीशन होती है, इसके एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं। क्या होती है पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, डिस्कस करनी है। आपको सिर्फ यहाँ पर ये नहीं लिखना है कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को हम क्या कहते हैं, अब बल्कि आपको ये भी लिखना है कि इस ये जो कंडीशन होती है ये क्यों होती है, ठीक है। तो लिखिए, हमने इस कंडीशन को कहा है पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन, और यहाँ पर डेफिनेशन आपको खुद लिखनी है क्योंकि हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया है इसमें आपसे क्या पूछा गया है, बिंदु उत्परिवर्तन का एक उदाहरण दीजिए, यानी कि गिव एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। आपसे पूछा गया है म्यूटेशन। अब म्यूटेशन जो क्वेश्चन आपके पास आया है वो आपके सेम, जब आप बात करते हैं यहाँ पर जेनेटिक्स की, तो सबसे पहले हम मेंडल्स के लॉ से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम मॉर्गन्स के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, इसके बाद हम म्यूटेशन की बात करते हैं, जिसमें आप देखते हैं म्यूटेशन का मतलब होता है, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तनवाद, आपके जेनेटिक मटेरियल में या आपके जो बेस पेयर्स होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का जो चेंज आता है वो आपका कहलाता है म्यूटेशन। आपने कहा वहां पर उनके सीक्वेंस के में या उनके नंबर में या उनकी पोजीशन में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज है, एडिशन हो गया है यानी कि एक्स्ट्रा कॉपी आ गई है, डिलीशन हो गया यानी कि एक कॉपी डिलीट हो गई है, या फिर क्या हो गया है, जो पोजिशन उसमें चेंजेस आ गए हैं, सीक्वेंस बदल गए हैं, किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन कहलाता है वो होता है म्यूटेशन, ठीक है। इसी के साथ जब हमने म्यूटेशन पढ़ा था तो हमने कहा था म्यूटेशन के रीजन भी होते हैं, अलग अलग रीजन होते हैं, जैसे कि फिजिकल जो रीजन होते हैं, केमिकल रीजन होते हैं, बायोलॉजिकल रीजन भी इसके होते हैं। तीनों प्रकार के रीजन हमने पढ़े थे जिसे आपको समझना है। जैसे कि फिजिकल जो रीजन हमने देखे थे, हमने कहा था कि जो यहाँ पर रेडिएशन होती है फिजिकल रीजन में, आप देखते हैं जो रेडिएशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर हम केमिकल रीजन में देखें तो आप कहते हैं कि जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो ये भी एक रीजन होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल में आप देखते हैं कि यहाँ पर बायोलॉजिकल में अलग अलग रीजन आपके पास आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर म्यूटेशन को समझने से पहले जब हमने बात की डीएनए की, जब हमने क्या की, बात की डीएनए की, तो हमने कहा जो डीएनए है वो आपका किन किन चीजों से मिलकर के बना था। एक तो आपने कहा था पेंटोज शुगर आपने कही थी, नाइट्रोजिनस बेस आपने कहे थे, और
फॉस्फेट ग्रुप आपने कहा था, ठीक है। अब आपने कहा हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, नाइट्रोजनस बेस के बारे में। इससे पहले अगर मैं पेंटोस शुगर की बात करूं तो पेंटोस शुगर कहाँ से आया था? जब आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हैं, तो वहीं पर आप बात करेंगे पेंटोस शुगर के बारे में, ठीक है। एक बार आप लोग क्या करेंगे, ऐसे रिवाइज करके लेके आएंगे। नाइट्रोजनस बेस जब हम पढ़ते हैं तो आपके पास दो प्रकार के नाइट्रोजनस बेस आते हैं। आप पढ़ते हैं प्यूरिन और पाइरिमिडीन के बारे में, प्यूरिन और पिरिमिडीन के बारे में। प्यूरिन में आप बात करते हैं एडेनिन की और ग्वानिन की, इसमें आप बात करते हैं साइटोसिन की, थाइमिन की और यूरेसिल की, ठीक है। तीन चीजें आपके पास आती हैं, ठीक है। आपके पास नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार के आते हैं, प्यूरिन आता है और पिरिमिडीन आता है। क्या डिफरेंस होता है ये आप तब समझेंगे जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे। जब हम डीएनए को पढ़ते हैं, डीएनए हमें हम दोनों चीजें पढ़ते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन, दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। प्यूरिन में हम एडेनिन और ग्वानिन को पढ़ते हैं और पिरिमिडीन में हम साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल को पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो आपका एडेनिन और ग्वानिन होगा, ये किससे जुड़े हुए होते हैं? साइटोसिन, थाइमिन से जुड़े हुए होते हैं। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा दोनों जुड़े हुए होते हैं। आपको ध्यान ये देना है कहाँ पर डबल बॉन्ड आया है, कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आया है, क्लियर है। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, इनके सीक्वेंस में, ठीक है, ये जो नाइट्रोजनस बेस है, इनके सीक्वेंस में, इनकी पोजीशन में, इनकी नंबरिंग में कोई भी चेंज आ गया है। हो सकता है कि एक जो बेस पेयर है वो डिलीट हो गया है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि एक जो एक्स्ट्रा यहाँ पर पेयर है वो ऐड हो गया है, या इनकी सीक्वेंस में, इनकी पोजीशन में किसी भी प्रकार का जो चेंज होता है उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन अलग अलग प्रकार का होता है। आपसे पूछा गया पॉइंट म्यूटेशन के बारे में, तो पॉइंट म्यूटेशन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? हमने कहा था पॉइंट म्यूटेशन इज अ चेंज इन द सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए बाय सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो यहाँ तक की बात समझिए, पॉइंट म्यूटेशन क्या है? सिंगल बेस पेयर में, यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस आप देख रहे हैं, जैसे कि जब हम क्या करते हैं, जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इस प्रकार से हम बनाते हैं, ठीक है, और हम कहते हैं ये आपके बेस पेयर हैं, ठीक है, ये बेस पेयर है आपका। इस बेस पेयर में हम क्या कहते हैं, प्यूरिन से पिरिमिडीन कनेक्ट होता है, ठीक है। प्यूरिन में आपके दो आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन में हम दो की बात करेंगे, साइटोसिन एंड थाइमिन की, क्योंकि हम बात करते हैं डीएनए आरएनए के अलग अलग जब हम बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपने कहा प्यूरिन पिरिमिडीन से कनेक्ट होता है। आपने कहा कि ये एक सीक्वेंस आप देख रहे हैं, ठीक है। अगर सिंगल बेस पेयर में कोई चेंज आया, अगर आपने कहा सिंगल बेस पेयर में कोई चेंज आता है, तो उसे आप पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। किसके द्वारा आएगा? बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन यानी कि आपने चेंज कर दिया है, चेंज आ गए हैं। डिलीशन यानी कि आपने एक जो बेस पेयर है वो डिलीट हो गया है, रिमूव हो गया है। और इंसर्शन ऑफ अ सिंगल नाइट्रोजनस बेस, और एक एक्स्ट्रा कॉपी अगर आ गई है उसमें, तो आप क्या कहते हैं, इसको आप पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज सिकल सेल एनीमिया। एग्जाम्पल है पॉइंट म्यूटेशन का, इट इन्वॉल्व्स म्यूटेशन इन सिंगल बेस पेयर इन अ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट ऑफ द ब्लड. Glutamic acid in short arms of a chromosome second gets replaced with a valine at the 6th position. इसके लिए थोड़ा सा आप अगर समझेंगे हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को, तो किस प्रकार से हम समझते हैं। आपने कहा 4 हीम ग्रुप होते हैं इस प्रकार से, ये हैं आपके 4 हीम ग्रुप, जिसमें आपको आयरन देखने को मिलता है, जिसमें आपके इस प्रकार से क्या लगी होती हैं, ये है अल्फा चेन, ये बीटा चेन है। अब आपको क्या बोला गया है, इट इन्वॉल्व म्यूटेशन इन सिंगल बेस पेयर इन अ बीटा ग्लोबिन चेन। जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है उसमें म्यूटेशन आ जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो ग्लूटामिक एसिड है, इन ग्लूटामिक एसिड इन शॉर्ट आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम सेकंड गेट्स रिप्लेस्ड विद अ वैलिन। आपने कहा जो ग्लूटामिक एसिड है वो रिप्लेस हो जाता है किससे? वैलिन से, एट द 6th पोजीशन, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। अब आपको करना क्या होगा, आपको पॉइंट म्यूटेशन समझना है, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन, जब आपके पास क्वेश्चन आता है, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है, गिव एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, बिंदु उत्परिवर्तनवाद का उदाहरण दीजिए। आपको सिंपल सा वहाँ पे एग्जांपल लिखना है, इतनी सारी चीजें आपको एक्सप्लेन नहीं करनी है।
लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे घर पर या क्लास में, तब आपको डिटेल यहाँ पर क्या करना है, आंसर देना है। तो एक बार पढ़िए डेफिनेशन किसकी, बिंदु उत्परिवर्तनवाद की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले कारक का नाम लिखिए। यानी कि आपसे पूछा गया है राइट द नेम ऑफ पैथोजन विच कॉज निमोनिया। निमोनिया को कौन कॉज करता है। तो इससे पहले, आंसर से पहले थोड़ा निमोनिया के बारे में बात कर लेते हैं। जो निमोनिया है, निमोनिया इज सीरियस इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। ठीक है, जो निमोनिया है वो किससे रिलेटेड है, लंग्स से रिलेटेड आपकी क्या है, यहाँ पर इन्फेक्शन होता है। caused by various bacteria, virus and fungi। आपने कहा कि अलग अलग यहाँ पे माइक्रोब्स के द्वारा कॉज हो सकता है। इट कैन बी माइल्ड और समटाइम्स इवन प्रोफेटल। आपने कहा कि ये क्या होता है, नॉर्मल से लेकर के बहुत सीरियस कंडीशन भी यहाँ पर हो सकती है। इट अफेक्ट पीपल विद वीकेंड इम्यून सिस्टम। जिसका इम्यून सिस्टम कैसा होता है, वीक होता है, कमजोर होता है। ये उन लोगों में क्या होता है, देखने को मिलता है। ओल्डर पीपल अबाउट 65 ईयर्स ऑफ एज, इन्फेंट यानी कि न्यू बॉर्न जो होते हैं, यंग चिल्ड्रन, इनमें आपको ज़्यादा निमोनिया की कंडीशन देखने को मिलती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे कोई न्यू बॉर्न है तो उसका इम्यून सिस्टम अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, या जो ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनका जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। निमोनिया कैन बी बैक्टीरियल, वायरल और माइकोप्लाज्मिक। इट इज़ अ सीरियस हेल्थ इश्यूज एंड रिक्वायर्ड अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। ठीक है, सीरियस क्या होती है, कंडीशन होती है अगर देख रेख ना की गई तो। कुछ और चीजें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं निमोनिया के बारे में। जैसे कि आपने कहा बैक्टीरियल निमोनिया, अलग अलग टाइप होता है निमोनिया के। बैक्टीरियल निमोनिया में आप क्या पढ़ते हैं, द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कॉजिंग निमोनिया इज अ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, कॉमनली बैक्टीरिया से होने वाला जो निमोनिया है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। It occurs in people with an existing lungs disorder and also those who drink excessively, because of which they develop a weaker immune system। देखिए बात वही आएगी इम्यून सिस्टम की। आपने कहा कि अलग अलग रीजन हो सकते हैं इम्यून सिस्टम के वीक होने के। हो सकता है कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, ठीक है, हो सकता है कि आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आपको बहुत लंबे टाइम से है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को इफेक्ट कर रही है। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं जिसमें आपको कहा गया है इट अकर्स इन पीपल विद एग्जिस्टिंग लंग्स डिसऑर्डर। अगर किसी में लंग्स डिसऑर्डर है उनमें ये पाया जा सकता है। कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल को कंज्यूम करता है, उसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इट ऑल्सो अफेक्ट ओल्ड पीपल हुज इम्यूनिटी वीकेंड विद इंक्रीजिंग एज। ठीक है, ये आपके कुछ रीजंस आते हैं। वायरल निमोनिया की बात करें तो आपने कहा इट इज कॉज्ड बाय अ वेरियस वायरसेस सच एज अ इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, जिसके बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि जो वायरल निमोनिया होता है वो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। More than 1/3 of pneumonia cases are caused by virus। आपने कहा कि 1/3 से ज़्यादा जो केसेस होते हैं वो निमोनिया वायरस से ही, वो इन्फ्लुएंजा वायरस से ही होने वाले होते हैं। माइकोप्लाज्मा निमोनिया में आपने कहा दिस इज नोन एज द atypical pneumonia and shows a different symptoms. It caused by a mycoplasma pneumoniae and cause a mild pneumonia that affect all age groups। आपने कहा कि ये क्या होता है, माइल्ड निमोनिया को कॉज करता है, सभी एज के लोगों को हो सकता है। जो अदर निमोनिया होते हैं आपने कहा दीज आर लेस कॉमन एंड कैन बी कॉज्ड बाय अदर इन्फेक्शियस एजेंट सच एज फंजाई। आपने कहा ये क्या होता है, नॉर्मल होते हैं। अगर हम कहें कि सबसे ज़्यादा निमोनिया जो आपको देखने को मिलता है आपका वायरल निमोनिया और आपका बैक्टीरियल निमोनिया देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये निमोनिया के अलग अलग प्रकार हैं। तो ये सारे जो आपके पास पॉइंट्स आते हैं आपको नोट करने हैं, स्पेशली आपका वायरल निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया और माइकोप्लाज्मा निमोनिया। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक आपके जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। अब आपके पास जो क्वेश्चन आया है व्हाट इज बीटी, बीटी क्या होता है। बीटी की फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, तब आप बीटी के बारे में और ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। बीटी की फुल फॉर्म होती है बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस, एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया होता है इसके अंदर क्या होता है, ये टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है जिसे हम बीटी टॉक्सिन कहते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, आपने कहा ये जो बीटी टॉक्सिन होता है ये एक्टिवेट होता है जब इसे जो पीएच है, जो पीएच लेवल होता है, जब हाई होता है पीएच लेवल तब ये एक्टिवेट होता है। और जैसे ही एक्टिवेट होता है ये क्या करता है, वहाँ पर जो गट होती है
जो होस्ट होगा यहाँ पर, होस्ट की जो गट होती है उसे इन्फेक्ट करेगा और इस प्रकार से होस्ट की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आप सिंपल सा ये समझिए, बीटी जो है वो एक प्रकार का बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अंदर एक प्रकार का जीन होता है जिसे आप क्या कहते हैं, बीटी जीन भी कहते हैं। अब बीटी जीन जो होता है, आपने कहा जो बैसिलस thuringiensis होता है, इसके अंदर होता है बीटी टॉक्सिन। ठीक है, बीटी टॉक्सिन जो प्रोड्यूस होता है तो ये एक्टिवेट नहीं होता है। एक्टिवेट कब होगा, जब पीएच लेवल हाई यहाँ पर होता है। इसका जो इसी चीज का फायदा उठाया गया जब देखा गया कि जो क्रॉप होती हैं, तो क्रॉप में आपने देखा कि बहुत सारे जो इंसेक्ट होते हैं वो क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उन्हें खा देते हैं, जिस प्रकार से जो हमारी फसल होती है वो खराब हो जाती है और आपको प्रोडक्शन उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। आपने देखा होगा बीटी कॉटन, आपने एक नाम सुना होगा, जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो हमने बीटी कॉटन के नाम से आपने बहुत सारे टॉपिक पढ़े थे। बीटी कॉटन में क्या होता था, हमने क्या किया यहाँ पर, हमने यानी कि जो यहाँ पर क्या थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया यहाँ पर, बीटी कॉटन में हमने कहा कि जो कॉटन था, कॉटन को जो इंसेक्ट थे वो खा रहे थे और पूरी फसल को खराब कर रहे थे। हमने क्या किया, जो कॉटन था, कॉटन के अंदर हमने जो बीटी टॉक्सिन है उसे इंसर्ट करा दिया। अब बीटी टॉक्सिन जैसे उसके अंदर इंसर्ट हुआ और जैसे ही उस कॉटन को कोई इंसेक्ट खाता था, तो वो जो बीटी टॉक्सिन है वो उस इंसेक्ट के अंदर चला जाएगा। जैसे ही वो जाएगा उसे पीएच मीडियम वहां पर मिलता है, पीएच जो है वो उससे क्या मिलता है, ज्यादा मिलेगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही वो एक्टिवेट होगा, ये क्या करेगा, टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने लगेगा। ठीक है, अब जैसे ही टॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ वैसे ये क्या करेगा, इंसेक्ट के जो गट है उसे हार्म पहुंचाना शुरू कर देगा और आप देखते हैं कि जो इंसेक्ट है उनकी मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। इससे हमने क्या किया, हमने अपनी क्रॉप को क्या किया, यहाँ पर नष्ट होने से बचाया बिना किसी पेस्टिसाइड का यूज किए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने क्या करनी है, डिस्कस करनी है। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में है, कुछ चीजें हमने डिस्कस कर ली है, कुछ और चीजें आप पढ़ेंगे और अपनी लैंग्वेज में इस आंसर को लेकर के आएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।